वीडियो फिर से लेके आ गए हैं और ये सीरीज़ जो हम लोग चला रहे थे वो यूपीएससी PYQs की थी और हम लोग 2022 के ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। तो उसी सीरीज़ में आपको हम आगे बढ़ाते हुए एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज, और ये क्वेश्चन था सेट ए का क्वेश्चन नंबर 40। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ ये सोलर फ्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन था, तो बहुत सारे इसमें रिलेटेड टर्म्स और रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं। हम उन सारे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे। हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग क्वेश्चन का आंसर फाइंड करें, ठीक है। उसके लिए हम लोग अलग अलग क्योंकि इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसके अलग अलग स्टेटमेंट है, उन सारे अलग अलग स्टेटमेंट्स को हम लोग डिकोड करेंगे और लास्ट में हम लोग आपके लिए इस वीडियो के बेसिस के ऊपर एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वेलकम टू आवर चैनल विजडम एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये क्वेश्चन नंबर 40 था सेट ए का। क्वेश्चन इस टाइप से है कि इफ़ अ मेजर सोलर स्टॉर्म सोलर, जिसको सोलर फ्लेयर भी बोलते हैं, सोलर फ्लेयर रीचेज द अर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द अर्थ। पहला है फर्स्ट, GPS and navigation system could fail. Second, tsunami could occur at equatorial region. Third, power grids could be damaged. Fourth, intense auroras could occur over much of the earth. Fifth, forest fires could take place over much of the planet. Sixth, orbit of the satellites could be disturbed. Seventh, short-wave radio communication of the aircraft flying over polar regions could be interrupted. तो ये क्वेश्चन है। इसके ऑप्शंस क्या हैं? A 1 2 4 5, B 2 3 5 6 7, C 1 3 4 6 7 only, D 1 2 3 4 5 6 7। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। आंसर तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आंसर तक पहुंचने के लिए हम लोगों को काफ़ी अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका आंसर है सी, ठीक है। आंसर है सी। इसका मतलब है कि 1 सही है, 3 सही है, 4 सही है, 6 सही है और 7 सही है। गलत इसमें क्या है? 2 गलत है और आपका 5 गलत है। ये दोनों गलत हैं, बाकी सारे स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कैसे सही है, थर्ड कैसे सही है, फोर्थ कैसे सही है, वो हम आगे देखते हैं। लेकिन सेकंड कैसे गलत है वो मैं आपको शुरुआत में बता देता हूँ, ठीक है। क्योंकि सोलर फ्लेयर जो होता है वो सन, एक फिनोमेना है जो कि सन की तरफ से आ रहा होता है। सन से इंटेंस एनर्जी और मैटर आता है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब करता है, ठीक है। जबकि सुनामी अर्थ के इंटीरियर से होने वाला फिनोमेना, ये एक एंडोजेटिक फिनोमेना है, ठीक है। तो जब अर्थक्वेक्स होते हैं सी फ्लोर पे, तो उससे सुनामी जनरेट होता है सी के जो वाटर कॉलम होता है उसमें। तो वो एक अलग फिनोमेना है और सोलर फ्लेयर बिल्कुल एक अलग ही फिनोमेना है, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट नहीं होएगा। फिफ्थ स्टेटमेंट, फॉरेस्ट फायर कुड टेक प्लेस ओवर मच ऑफ द प्लैनेट, ये भी गलत है। इसको हम लोग थोड़ा सा आगे देखेंगे और बाकी सारे स्टेटमेंट्स को समझने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सोलर फ्लेयर्स क्या होते हैं? सोलर फ्लेयर्स को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि अर्थ का स्ट्रक्चर क्या है, मतलब सॉरी, सन का स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग को सबसे पहले समझना पड़ेगा कि सन का क्या स्ट्रक्चर है। तो सन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से है, जो डायग्राम आपको दिया है, ठीक है। सन एक्चुअली में सॉलिड नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसके स्ट्रक्चर को हम लोग 3 डिफरेंट उसमें डिफरेंट पार्ट्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सन का एक इंटीरियर होता है, ठीक है। फिर सन का एक सरफेस भी होता है और सन का एटमॉस्फेयर होता है। सिमिलरली अर्थ की तरह, जैसे अर्थ का इंटीरियर होता है, अर्थ का सरफेस होता है, ठीक है, और अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है। तो जो इंटीरियर होता है सन का, उसके भी 3 पार्ट होते हैं। कोर, पहला पार्ट होता है कोर। ये कोर वो पार्ट होता है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है। और यहीं से न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होने के बाद जो हीट होती है वो कन्वेक्टिव और रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन के थ्रू सन के सरफेस की तरफ पास होती है। वो हीट सन के सरफेस की तरफ ट्रांसफर की जाती है, ठीक है। तो रेडिएटिव जोन और कन्वेक्टिव जोन दोनों ही सन के इंटीरियर का पार्ट है, ठीक है। और जो सन का एज सच, सन के ऊपर कोई ऐसा लेयर नहीं होती है, अर्थ की जैसे कोई लेयर नहीं होती, अर्थ की जैसे कोई क्रस्ट नहीं होती जो उसको सरफेस फॉर्म कर सके। मतलब कोई हार्ड ऐसा सरफेस नहीं होता जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सके, ठीक है। तो लेकिन फिर भी एक ऐसी लेयर होती है सन की जो कि सन के इंटीरियर को और सन के एटमॉस्फेयर को सेपरेट करती है, और उस
लेयर को, उस पार्ट को हम लोग बोलते हैं फोटोस्फेयर, और ये इसी को ही हम लोग सन का सरफेस भी मान सकते हैं फोटोस्फेयर को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में सन के इंटीरियर सन के एटमॉस्फेयर के बीच की बाउंड्री ड्रॉ करती है। तो और फिर सन का एटमॉस्फेयर के बारे में भी हम जानते हैं, सन का एटमॉस्फेयर कैसे होता है। तो सन के एटमॉस्फेयर के भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। जो लोअर पार्ट होता है सन के एटमॉस्फेयर का, वो क्रोमोस्फेयर होता है, और यहाँ पे हाइड्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम लोग जब अर्थ से देखते हैं तो बिल्कुल रेड दिखता है देखने में, ठीक है। और अपर एटमॉस्फेयर जो होता है सन का, वो कोरोना, उसको हम लोग कोरोना बोलते हैं, ठीक है। और कोरोना का मीनिंग ही मतलब क्राउन होता है देखने में, देखिए ऐसा है, कोरोना बोलते हैं। और कोरोना वायरस वगैरह जो फेमस हुआ है वो इसी टर्म से ही फेमस हुआ है, ठीक है। कोरोना का एक्चुअल मीनिंग जो होता है वो क्राउन होता है। तो ये कोरोना भी सन के ऊपर क्राउन की तरह देखने में लगता है। तो ये जो कोरोना होता है ये सन के एटमॉस्फेयर का अपर पार्ट होता है, अपर एटमॉस्फेयर होता है सन का, ठीक है। और यहीं से ज़्यादातर फिनोमेना जो हम लोग ऑब्जर्व करते हैं अर्थ के ऊपर, सोलर विंड, सोलर फ्लेयर, यहीं से निकलती है, ठीक है। तो सोलर विंड क्या होती है, सोलर फ्लेयर क्या होता है, उसके बारे में हम आगे चल के देखते हैं, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं हमारी, सोलर फ्लेयर्स जो होता है जिसके ऊपर ये क्वेश्चन बेस्ड है, वो एक सन के रीजन के ऊपर एक खास सन के सरफेस के ऊपर एक खास रीजन होता है जिसको सन स्पॉट बोलते हैं, वहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। तो सोलर फ्लेयर मेनली सन स्पॉट से ओरिजिनेट होती हैं। और सन स्पॉट्स क्या होते हैं, सन स्पॉट्स जो होते हैं वो डार्कर एंड कूलर रीजन होते हैं सन के सरफेस के ऊपर। मतलब वो जो सन का बाकी का सरफेस होता है उससे कंपेयर में डार्क होते हैं और कूल होते हैं। कितना कूल होते हैं, जो सन स्पॉट का टेम्परेचर होता है वो अराउंड 3000 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि बाकी सन के सरफेस का टेम्परेचर अराउंड 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, फोटोस्फीयर पे। और ये कूल या डार्क या कूल क्यों होते हैं, वो सन की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है, क्योंकि यहाँ पे सन की मैग्नेटिक फील्ड बट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो होता कुछ इस टाइप से है कि सन स्पॉट रीजन जो होते हैं वहाँ पे जो सन की लोकल जो सन की मैग्नेटिक फील्ड होती है काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है किसी रीजन की वजह से। और जो सन के इंटीरियर से, ठीक है, सन के जो कन्वेक्टिव जोन से जो हॉट प्लाज्मा एक स्टेट होता है मैटर का, जो गैस से भी ज़्यादा गैसेस के बाद आता है, मतलब बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है और डिस्टेंस जो होता है एटम्स के बीच में ज़्यादा होता है उसमें। तो बहुत ही हॉट प्लाज्मा जो होता है वो सन के इंटीरियर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रोक लिया जाता है, ठीक है। तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स उस प्लाज्मा को एस्केप नहीं होने देती फ्रॉम द इंटीरियर टू द अर्थ, जैसे इंटीरियर टू द सरफेस, जैसे हमने बोला था ना शुरुआत में ही कि सन के कोर्स में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और वहीं से सारी हीट सन के सरफेस की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग, पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग सन स्पॉट रीजन में बहुत पर्टिकुलरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स क्रिएट हो जाती हैं किसी भी रीजन की वजह से। वो हॉट प्लाज्मा को वहाँ पे रोक के रखती हैं, ठीक है, और काफ़ी टाइम तक रोक के रखती हैं। और फिर सन के कुछ इंटरनल डायनेमिक्स होते हैं या फिर सन के रोटेशन की वजह से अल्टीमेटली क्या होता है कि ये जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है ये वीक हो जाती है, ये ख़त्म हो जाती है उस पर्टिकुलर रीजन से। और जो बबलिंग प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा अंदर बबल कर रहा होता है, जो कि अंदर इसको रोक के रखा उस जिसके अंदर बहुत ढेर सारी हीट कॉन्सेंट्रेट हो चुकी होती है, वो एकदम से सन के सरफेस को तोड़ता है और वास्ट क्वांटिटीज़ में, मतलब मैटर और एनर्जी दोनों की वास्ट क्वांटिटीज़ में, मतलब बहुत ही हाई एनर्जी रेडिएशन और बहुत ही हाई इंटेंसिटी पार्टिकल्स, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन वहाँ से एमिट होते हैं स्पेस में। और वो जो हाई एनर्जी पार्टिकल्स और हाई एनर्जी रेडिएशन होता है, यही पूरा चीज़ को हम लोग सोलर फ्लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो सोलर फ्लेयर में बेसिकली दो चीज़ें निकलती हैं, ठीक है। सो एक तो लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकलती हैं जिसमें जो कि एनर्जी होती है, ठीक है, जिसमें रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, एक्स रेज, गामा रेज और विजिबल लाइट सब निकलती हैं, ठीक है। उसके साथ साथ आपका सोलर फ्लेयर्स पे आपके हाई एनर्जी पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और उसके अलावा हेवियर पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस, ये सब निकलते हैं और आउटर स्पेस में तेज़ी से प्रोजेक्ट होते हैं, तेज़ी से एक्सलेट होते हैं और प्लैनेट्स की तरफ आते हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं जो मिल के सोलर फ्लेयर बनाती है। तो जो अर्थ सोलर फ्लेयर्स पे जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस निकल रही होती हैं जैसे यूवी रेज, एक्स रेज, ये स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करती हैं। इनकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, मतलब इनकी स्पीड वही होती है। तो ये अबाउट 8 मिनट्स रहती हैं। यही 8 मिनट का टाइम विजिबल लाइट को भी सन से अर्थ में आने में लगता है। जबकि जो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, जो मैटर होता है, जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स,
ठीक है। इनको मतलब थोड़ा टाइम लगता है, तो वो टाइम कुछ घंटे का भी हो सकता है और इवन 1-2 दिन का भी हो सकता है, मतलब दे मे टेक फ्यू आवर्स टू फ्यू डेज टू रीच द अर्थ, ठीक है। तो इतना टाइम उनको लग जाता है, लेकिन जो सोलर फ्लेयर रेडिएशन होती हैं वो तुरंत की तुरंत आ जाती हैं, 8 मिनट के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। तो इन सोलर फ्लेयर्स के ऊपर बहुत फ़र्क पड़ता है, बहुत इफेक्ट्स होते हैं, क्वेश्चन भी इसी के ऊपर था, ठीक है। तो इन सोलर फ्लेयर्स को क्लासीफाई करने का भी एक तरीका निकाला गया है, ठीक है, जिसको यूएस का नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सोलर फ्लेयर को क्लासीफाई करता है, और उन्होंने 5 कैटेगरी बना रखी हैं, ठीक है, 5 क्लासेस बना रखी हैं, जिसमें एक्स क्लास सबसे मोस्ट पावरफुल होती है, फिर एम क्लास होती है, सी क्लास होती है, फिर बी क्लास होती है और ए क्लास होती है, जो कि लीस्ट पावरफुल होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है, और ये क्लासिफिकेशन बिल्कुल उसी टाइप का है जैसे अर्थक्वेक को नापने वाला रिक्टर स्केल क्लासिफिकेशन होता है, मतलब कि जो हर ऊपर वाली क्लास जो होती है वो नीचे वाली क्लास से 10 टाइम ज़्यादा होती है, 10 फोल्ड इंक्रीज हो रहा था उसमें एनर्जी आउटपुट का, मतलब कि एक्स क्लास जो होगी वो एम क्लास से 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी निकलेगी एस क्लास में, और एम क्लास में सी क्लास के कंपैरिजन में 10 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, और सो ऑन। सी का बी के रिस्पेक्ट में रिलेशन होगा और बी का ए के रिस्पेक्ट में। और थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉपर बेटर क्लासिफिकेशन के लिए जो हर क्लास को हम लोग 1 to 10 के और स्केल में भी बांटते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल M2 जो होएगा वो M1 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा, M3 जो होएगा वो M2 से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ताकि और सोलर फ्लेयर्स की प्रिसाइज असेसमेंट, प्रिसाइज मेजरमेंट हो सके। हालांकि ये जो 1 to 10 का स्केल है, ये एक्स क्लास के केस में हम लोग थोड़ा बढ़ा देते हैं, क्योंकि एक्स के ऊपर कोई इससे ज़्यादा कोई है भी नहीं, कोई क्लास हमने बना भी नहीं रखी है, क्योंकि ये तो हमारी बनाई हुई क्लासेस हैं, मतलब हमारी बनाई हुई रेटिंग्स हैं, ठीक है। तो एक्स के ऊपर कोई बड़ी क्लास तो है नहीं, तो सपोज़ अगर X10 से ऊपर भी कोई ज़्यादा इंटेंसिटी वाला सोलर फ्लेयर आ गया तो उसको हम लोग X11 X12 बोल सकते हैं, ठीक है। तो 2003 में एक सोलर फ्लेयर आया था जो इतना पावर था, जिसको ये नेशनल ओशनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन और नासा ने उसको X28 की रेटिंग दी थी। तो अब हमने देखा था कि सन स्पॉट सोलर फ्लेयर्स जो होती हैं वो सन स्पॉट से निकलती हैं, ठीक है। तो सन स्पॉट्स ऐसे नहीं होता है कि सन स्पॉट एक मतलब आर्बिट्री या रैंडमली सन के सरफेस के ऊपर अपने आप फॉर्म हो जाते हैं, ठीक है। तो ये सन स्पॉट्स जो होते हैं ये एक साइकिल में फॉर्म होते हैं, जो कि साइकिल 11 साल की होती है, मतलब अराउंड 5 to 5.5 to 6 ईयर तक ये नंबर ऑफ सन स्पॉट जो होता है सन के सरफेस के ऊपर इनका नंबर बढ़ेगा, और फिर अगले सेम अमाउंट में 5.5 ईयर्स में इनका नंबर डिक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये एक पीरियोडिक वेरिएशन होता है, पीरियोडिक साइकिल होता है, जिसको हम लोग सोलर एक्टिविटी साइकिल भी बोलते हैं या सन स्पॉट साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ताकि इसमें शुरुआत में सन स्पॉट नंबर ऑफ सन स्पॉट्स बढ़ते हैं सन के सरफेस के ऊपर, फिर धीमे धीमे 11 साल के अंदर ही ये पीरियड ख़त्म हो जाता है और सन स्पॉट ज़ीरो हो जाते हैं, ठीक है। तो ये कोई 11 साल कोई फिक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि 9 साल की भी साइकिल ऑब्जर्व की गई है, 14 ईयर्स की भी साइकिल ऑब्जर्व की गई है, लेकिन 11 जो है वो मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व सन स्पॉट साइकिल है। 11 साल में ये पूरी साइकिल हो जाती है, सन स्पॉट इंक्रीज़ होके फिर डिक्रीज़ हो जाते हैं, इस तरह से जो ग्राफ के फॉर्म में देखा जाए तो। और इसी साइकिल में एक हम लोग सोलर मिनिमम उन टाइम को उस अर्थ ईयर्स को बोलते हैं जब नंबर ऑफ सन स्पॉट कम होते हैं, लोएस्ट होते हैं। सोलर मैक्सिमम उस टाइम को बोलते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ सन स्पॉट्स सबसे ज़्यादा होते हैं सन सरफेस के ऊपर। तो ये सन स्पॉट साइकिल जो होती है वो इस तरह से होती है, और सोलर फ्लेयर इन सन स्पॉट साइकिल के अकॉर्डिंग ही वेरी करते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन के मेन टॉपिक पे, जो मेन क्वेश्चन पूछा गया था, इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स, कि सोलर फ्लेयर क्या क्या इफेक्ट होगा, और 7 स्टेटमेंट दिए गए थे। लेकिन उन इफेक्ट्स को भी जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा कुछ और कॉन्सेप्ट जानने पड़ेंगे। इसमें से सबसे मेन कॉन्सेप्ट होएगा अर्थ का मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर, या अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में हम लोग जानना पड़ेगा, और साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है उसको भी थोड़ा सा जानना पड़ेगा। इसके बेसिस ये दोनों कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही हम सोलर फ्लेयर्स के इफेक्ट को क्या होता है सोलर फ्लेयर का इफेक्ट अर्थ के ऊपर, उसको और बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है।
तो सोलर फ्लेयर क्या होती है वो तो हमने समझ लिया, उसके लिए हम लोगों ने सन के एटमॉस्फेयर वगैरह को भी समझा था, सन के स्ट्रक्चर को भी समझा था। तो पहला ही इसी इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पहले समझते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर क्या होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटोस्फीयर भी बोलते हैं। तो अर्थ का जो मैग्नेटिज्म होता है वो अर्थ के कोर के अंदर जनरेट होता है। अर्थ का जो कोर होता है वो दो पार्ट में होता है, जो आउटर पार्ट होता है वो लिक्विड होता है, सॉलिड पार्ट जो होता है वो और जो इनर पार्ट होता है वो सॉलिड होता है। तो जो लिक्विड आउटर कोर होता है, जब वो सन जो अर्थ के इनर सॉलिड कोर के अराउंड रोटेट करता है ड्यू टू अर्थ रोटेशन, तो उसकी वजह से डायनामो इफेक्ट होता है और अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो ये बेसिक रीज़न इसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। और अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है और जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, जिसको हम लोग मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, ठीक है, वो अर्थ के जब आप ऊपर पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर और स्पेस में काफ़ी ऊपर तक एक्सटेंड करती है वो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस। और यही मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस जहाँ तक एक्सटेंड कर रही होंगी, सपोज ये अर्थ है तो ये यहाँ तक अगर एक्सटेंड कर रही हैं स्पेस में, तो ये पूरा जो रीजन आता है ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कंप्राइज करता है, ठीक है। इसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, मतलब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनती है, तो ये पूरा जो होएगा ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड को बनाता है। और इसको इस पूरे रीजन को अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग अर्थ का मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर या मैग्नेटोस्फीयर भी बोल देते हैं। और इसकी जो आउटर लिमिट होगी, जहाँ इसके बाद अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाएगा, जो आउटर लिमिट होगी अर्थ के मैग्नेटिक एटमॉस्फेयर की, उसको हम लोग मैग्नेटोपॉज बोलते हैं। सिमिलरली जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर की लेयर्स में हम लोग ट्रोपोस्फेयर के एंड को ट्रोपोपॉज बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर के का जो बिल्कुल एंड होता है वहाँ पे उसको स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर जहाँ खत्म होता है, यहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस वीक हो जाती हैं, उसका इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, उसको हम लोग मैग्नेटोपॉज बोलते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये। तो एक्चुअल में अर्थ का जो मैग्नेटिक आइडियल कंडीशन में कुछ इस तरह से देखनी चाहिए, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में डायग्राम के थ्रू बताया थे, डायग्राम बना के, कि जो अर्थ की अगर ये अर्थ का मैग्नेट इसको मान लोगे, मतलब ये अर्थ का मैग्नेट है, तो यहाँ से ये साउथ है नॉर्थ है, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस यहाँ से निकलेंगी और यहाँ जाएंगी। हर मैग्नेट में ऐसे ही होता है, तो इसकी अर्थ की भी ऐसे ही निकलेंगी। तो आइडियल कंडीशन में ये होना चाहिए, अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर का शेप इस तरह से होना चाहिए कि एक डो शेप का रिंग बनाएगा, जिसमें जो अर्थ को सराउंड करेगा, सराउंडिंग द अर्थ, जिसमें अर्थ जो है उसके सेंटर पार्ट को ऑक्यूपाई करेगी। लेकिन ये जो आइडियल शेप होता है अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर का, ये एग्जिस्ट नहीं करता है रियलिटी में, ठीक है। ये एक आइडियल कंडीशन है। वो क्यों नहीं करता है? वो सोलर विंड्स की वजह से। सोलर विंड्स के हमने शुरुआत में बात की थी, वो टर्म यूज़ की सोलर विंड के बारे में, तो ये सोलर विंड्स की वजह से एग्जिस्ट नहीं करता है। ये एक्चुअल में ये शेप एग्जिस्ट करता है। तो ये शेप बनता कैसे, उसके लिए सोलर विंड थोड़ा सा जो सन होता है, सन से लगातार कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का फ्लो हो रहा होता है फ्रॉम द सन एटमॉस्फेयर। जो सन का जो कोरोना है वहाँ से कंटिन्यूस फ्लो होता है ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का टुवर्ड द आउटर सरफेस, ठीक है। तो ये जो सोलर विंड आती है, कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, इसको हम सोलर विंड बोलते हैं। और ये जब सोलर विंड्स आती हैं और जो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से टकराती हैं, तो इस तरह का शेप बना लेती हैं। अर्थ का जो मैग्नेटोस्फीयर होता है वो इस तरह का शेप बना लेता है। जो साइड सन को फेस कर रहा होता है, वहाँ की जो मैग्नेटिक लाइन होती हैं वो थोड़ी सी दब जाती हैं, उसको प्रेस हो जाती हैं, और यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस कंजेस्टेड हो जाएंगी, आसपास हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड रिलेटिवली स्ट्रांग हो जाएगी। जो अदर साइड है, जो सन को से अवे है, वहाँ पे अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस स्ट्रेस्ड आउट कर जाती हैं। ये देखिए इस तरह से स्ट्रेस्ड आउट कर रही हैं, ठीक है। वो रिलेटिवली वीक हो जाता है वहाँ पे, क्योंकि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस का डिस्टेंस बढ़ जाता है, तो वो रिलेटिवली थोड़ी सी वीक हो जाती है। और सन के वाला साइड होता है यहाँ पे मजबूत हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। अब सोलर विंड जो होती है, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं जो सन से आ रहे होते हैं, ये आयनाइजिंग रेडिएशन होती है। क्योंकि ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर जो होता है, अर्थ का जो ऊपर का एटमॉस्फेयर होता है, वहाँ पे
जो एटम्स होते हैं, गैशियस एटम्स, गैशियस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको आयनाइज कर देती है। आयनाइज का मीन्स ये कि ये उनके इलेक्ट्रॉन निकाल देंगी, ठीक है, उनके इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, उनको पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव न्यूक्लियाई पॉजिटिव उसमें एटम में बदल देंगी, पॉजिटिव आयन्स में बदल देंगी। तो अगर ये जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, अगर ये अर्थ तक आ जाएँ तो अर्थ के लिए बहुत हार्मफुल होंगी और अर्थ के ऊपर सारी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देंगी। लेकिन ये यहाँ तक आ नहीं पाती हैं, अर्थ के सरफेस, अर्थ के एटमॉस्फेयर तक नहीं आ पाती हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न है अर्थ का मैग्नेटोस्फेयर। मैग्नेटोस्फेयर इनको रोक लेता है। तो अर्थ के मैग्नेटोस्फेयर में जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस होती हैं, उसमें कुछ खास ऐसे एरियाज़ होते हैं, कुछ ऐसे खास एरियाज़ होते हैं, ये देख लीजिए इस तरह से, जो कि अर्थ से आने वाले इन आयनाइजिंग रेडिएशन को ट्रैप कर लेते हैं और अपने रिटेन कर लेते हैं। और वहीं पे ये सारी रेडिएशंस क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में जाती है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन वगैरह जो सब आ रहे होते हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हो जाती हैं। तो ये पर्टिकुलर एरिया जो अर्थ की मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस के द्वारा बनाई जाती हैं, जहाँ पे आने वाली आयनाइजिंग रेडिएशन को, आयंस को ट्रैप कर लिया जाता है, उनको हम लोग वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं। तो ये टर्म आपके एग्ज़ाम में के लिए पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीएससी पूछ सकती है कि वैन एलन रेडिएशन बेल्ट्स क्या होती हैं, किस चीज़ से रिलेटेड हैं। तो ये उस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है। और ये वो बेल्ट होती हैं, सिंपल लेमैन लैंग्वेज में, जहाँ पे सोलर विंड से आने वाले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स को रिटेन किया जाता है, ट्रैप कर लेती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, और वहाँ पे ये कॉन्सेंट्रेट हो जाते हैं और फिर बाद में ये आउटर स्पेस में डिस्पर्स हो जाते हैं। फिर हम लोग कभी कभी एक टर्म सुनते हैं सोलर स्टॉर्म, ठीक है। सोलर स्टॉर्म तो नॉर्मल कंडीशन में ये क्या होता है कि जो अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर होता है वो सफिशिएंट होता है अर्थ को प्रोटेक्ट करने से फ्रॉम सोलर विंड्स या कोई भी रेडिएशन आ रही होती है। लेकिन जब सोलर फ्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स का इंसिडेंट होता है, या स्ट्रॉन्ग सोलर फ्लेयर्स सन से निकलती हैं और अर्थ की तरफ आती हैं, तब लाइफ जो होती है, और ख़ासकर जो स्पेस में हम लोग सैटेलाइट्स वगैरह, स्पेस एसेट्स जो होते हैं, वो अफेक्ट होते हैं। और ये जब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स जो कि अर्थ में 13 to 26 आवर्स, जो हमने टाइम बोला था कि फ्यू आवर्स में पहुँचते हैं, 13 to 26 आवर्स में जब अर्थ के ऊपर पहुँचते हैं, तो अर्थ के मैग्नेटोस्फीयर से इंटरैक्ट करते हैं। और ये इंटरैक्शन जो होता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को, इसी को हम लोग जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बोल देते हैं, ठीक है। और ये जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म होता है, मतलब कि जो अर्थ के स्पेस एसेट्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, और भी काफ़ी चीज़ें करता है। लेकिन इसका इफेक्ट अभी अर्थ के एटमॉस्फेयर या अर्थ के सरफेस के ऊपर नहीं आता है। ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटोस्फीयर है, या अर्थ का जो बिल्कुल ऊपर वाला एटमॉस्फेयर है, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, वहीं पे उसका इफेक्ट लिमिटेड रहता है, उसके नीचे नहीं आता है। लेकिन यहाँ पे जो अर्थ के स्पेस बेस्ड एसेट्स होते हैं, सैटेलाइट्स वगैरह, यहाँ पे इनका इफेक्ट ज़्यादा होता है, और सोलर फ्लेयर्स का। और ये जब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करती है, तो इसको ही हम लोग सोलर स्टॉर्म या जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। अब जो मेन क्वेश्चन था कि अर्थ सोलर फ्लेयर्स का इफेक्ट क्या होता है, तो हम लोग एक बार फिर से अपने क्वेश्चन की तरफ वापस चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन, और क्वेश्चन में जो चौथा स्टेटमेंट देखिए क्या है, इंटेंस ऑरोरास कुड अकर ओवर मच ऑफ द अर्थ। तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है सोलर फ्लेयर में, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो जब नॉर्मली क्या होता है कि जब सन से हाई एनर्जी पार्टिकल्स आ रहे होते हैं, यही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, और वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से जब इंटरेक्ट करते हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड्स उनको टूवर्ड अर्थ के जो पोल्स होते हैं, जो कि मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, जो कि नॉर्मली ज्योग्राफिक पोल्स के नज़दीक होते हैं, तो वहाँ उनकी तरफ डायरेक्ट कर देती है। तो अर्थ के जो ज्योग्राफिक पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स में, वहाँ पे ये आयंस होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आयंस जो क्रिएट कर रहे होते हैं, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जो आइटम्स होते हैं, उनके साथ इंटरैक्ट करता है, और इंटरैक्ट करने के बाद
उनके इंट्रैक्शन से बहुत एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी ही, इस कोलिजन से जो एनर्जी निकलती है वो एक कलरफुल लाइट के फॉर्म में होती है, जिसको क्या कहते हैं हम लोग पोल्स पे जिनको हम लोग पोल्स पे देख सकते हैं। क्योंकि जैसे कि मैं पहले बोला कि ये जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स जो सन से आने वाले होते हैं, इनका जब इंट्रैक्शन होता है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, तो इनको अर्थ के पोल्स की तरफ डायरेक्ट कर दिया जाता है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड जो कि ज्योग्राफिक पोल के नज़दीक होता है। तो पोल्स पे हम लोग जब इनका इंट्रैक्शन होता है, इनका कोलिजन होता है, तो एनर्जी रिलीज होती है और ब्यूटीफुल लाइट्स एमिट होती हैं इनसे। उनको ही हम लोग ऑरोरास बोलते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसको नॉर्दर्न लाइट्स भी बोलते हैं। और ये मेनली पोल पे ही आप इनको देख सकते हैं, पोल पे ही होती हैं। लेकिन जब बहुत ही इंटेंस सोलर फ्लेयर इवेंट्स होता है, तब ये अरोरास जो होते हैं, जो कि नॉर्मली रेयर होते हैं, अपोज पे ही केवल लिमिटेड होते हैं, ये बहुत इंटेंस हो जाते हैं और मच ऑफ द अर्थ, मतलब ये आपको ट्रॉपिक्स तक दिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सोलर फ्लेयर का सबसे पहला इफेक्ट है जो हमने देखा कि सोलर फ्लेयर्स के इफेक्ट्स में। तो वो चौथा वाला स्टेटमेंट जो था वो हमारा इस वजह से करेक्ट है। सोलर फ्लेयर्स आती हैं तब इनका इंटरेक्शन जो होता है वो केवल पोल्स पे नहीं, अर्थ के बाकी भी बाकी भी रीजन्स पे हो सकता है। तो ये इवन ट्रॉपिक और टेम्परेट रीजन तक देखी जा सकती हैं। फिर जो इफेक्ट ऑफ सोलर फ्लेयर्स का जो इफेक्ट होएगा, सोलर स्टॉर्म का इफेक्ट और जो दूसरे इफेक्ट्स हैं, उनको जानने से पहले हम लोग को थोड़ा सा अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में भी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो अर्थ का एटमॉस्फेयर एक सिंपल इस तरह से देखा जाए तो इस तरह से होता है। सबसे पहली लेयर ट्रोपोस्फेयर होती है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर होती है, फिर मेसोस्फेयर होती है और फिर थर्मोस्फेयर होती है। सबके डिस्टेंस लिखे हैं यहाँ पे। तो थर्मोस्फेयर ही यहाँ पे हमारी मेनली आज के टॉपिक से थर्मोस्फेयर ही मेनली कंसर्न करती है। तो थर्मोस्फेयर की जो हाइट होगी वो 80 to 700 किलोमीटर के अराउंड होती है। तो थर्मोस्फेयर लेयर जो होता है ये सबसे मोस्ट अफेक्टेड लेयर होती है बाय सोलर फ्लेयर्स। और तो ये पहले बोला गया था कि थर्मोस्फेयर जो होती है वो मेनली यही लेयर होती है जो कि सोलर फ्लेयर से मोस्ट अफेक्टेड होती है। ये जो थर्मोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर होता है वो हाइट के साथ राइज करता है। ठीक है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर की खास बात होगी। ट्रोपोस्फेयर में जाएंगे तो हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, स्ट्रेटोस्फेयर में फिर हाइट के साथ टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा, मेसोस्फेयर में फिर हाइट के साथ टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर हाइट के साथ फिर टेम्परेचर इंक्रीज करने लगेगा। तो टेम्परेचर यहाँ पे राइज करता है विद हाइट, और लोअर थर्मोस्फेयर में टेम्परेचर बहुत तेज़ी से राइज करता है, फिर वो स्टडी हो जाता है, और उसके बाद वो इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड के साथ साथ रिलेटिवली या तो स्टडी रहेगा, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, या फिर बहुत ही माइन्यूट इंक्रीज होते हैं। थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि थर्मोस्फेयर में जो गैस होती है, जो गैसेस होती हैं अर्थ के, इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, वो बहुत ही रेयरिफाइड फॉर्म में होती हैं। मतलब एक तो रेयरिफाइड होती हैं, बहुत ही कम होती हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है वो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में ही लिमिटेड होता है। और यहाँ पे जो गैस के पार्टिकल होंगे आपके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, इनका कोलिजन भी होता है वो बहुत ही इनफ्रीक्वेंटली होता है। तो उसके बेसिस पे क्या होता है कि ये जो होती हैं अपने एटॉमिक मास के बेसिस पे, या आप केमिकल बेसिस पे, केमिकल एलिमेंट के बेसिस पे ये गैसेस सेपरेट की जाती है। मतलब ये गैसेस मेनली एटॉमिक नाइट्रोजन या एटॉमिक ऑक्सीजन जो होता है ना, या फिर एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, मॉलिक्यूल फॉर्म में से मेनली एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उनके साथ साथ थर्मोस्फेयर में एक चीज़ और होती है कि अल्ट्रा वायलेट रेज या एक्स रेज जो होती हैं सन से, ये भी थर्मोस्फेयर में गैसेस मॉलिक्यूल और को ब्रेक कर देती हैं। तो जिसकी वजह से क्या अल्टीमेट इफेक्ट होता है कि गैसेस मॉलिक्यूल जब टूट जाते हैं तो वो एटॉमिक फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में दो रीज़न हो गए। एक तो अर्थ सन से आने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज उनको एटॉमिक फॉर्म में कर देती हैं, और साथ साथ उनमें आपस में कोलिजन भी जो होता है वो भी उसकी वजह से वो एटॉमिक फॉर्म में होती हैं। और अल्टीमेटली इसका इफेक्ट ये होता है कि जो गैसेस होती हैं वो अपने एटॉमिक फॉर्म में सेग्रीगेट हो चुकी होती हैं और उसी फॉर्म में होती हैं। मतलब वो एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बनाती हैं अपर थर्मोस्फेयर में। तो मेनली थर्मोस्फेयर में मेनली एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक नाइट्रोजन या हीलियम, ये ही मेन कंपोनेंट होते हैं एयर के। और जो सोलर फ्लेयर होता है, सोलर फ्लेयर या सोलर विंड्स के टाइम पे जो मच ऑफ द एक्स रेज या यूवी रेज होती हैं वो मेनली इसी काम में ही
एग्जॉस्ट हो जाती हैं, इसी काम में एब्जॉर्ब हो जाती हैं मेनली कि वो गैसेस को मॉलिक्यूलर फॉर्म से एटॉमिक फॉर्म में करने में वो एग्जॉस्ट हो जाती हैं और फिर अर्थ के सरफेस तक कभी पहुंचती नहीं है। लेकिन जब सोलर फ्लेयर का टाइम आता है, जब सन बहुत एक्टिव होता है या सोलर फ्लेयर होता है या सोलर स्टॉर्म्स का टाइम, जिसमें बहुत ही वास्ट अमाउंट ऑफ आपकी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स या रेडिएशंस आ रही होती हैं, उस समय क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर होता है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस तरह के आयंस, इलेक्ट्रॉन, सबकी डेंसिटी बढ़ जाती है और साथ साथ एनर्जी भी थर्मोस्फेयर में बहुत ज़्यादा आ जाती है। तो थर्मोस्फेयर जो होता है वो गर्म हो जाता है, हीट अप हो जाता है और एक्सपैंड कर जाता है, इसकी वजह से थर्मोस्फेयर की हाइट भी बढ़ जाती है। ठीक है, और साथ साथ जैसे कि बोला गया कि आपके वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या आयन डेंसिटी भी बहुत बढ़ जाती है। और यही मेसोस्फीयर वो लेयर होती है जहाँ पे हमारी सैटेलाइट्स वगैरह ऑर्बिट कर रही होती हैं। यहीं पे हमारी काफ़ी सैटेलाइट्स यहीं पे लॉन्च की जाती हैं, यहीं पे वो ऑर्बिट कर रही होती हैं। तो जब आपके थर्मोस्फेयर की डेंसिटी बढ़ती है तो हीटिंग से भी और आपके हीटिंग एक्सपेंशन के साथ साथ वहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, आयन डेंसिटी, ये सब बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि सैटेलाइट्स के ऊपर एक ड्रैग होता है, एक फ्रिक्शन आप बोल सकते हैं, ड्रैग पड़ता है। सैटेलाइट्स जब नॉर्मली मूव करती हैं तो भी उनके ऊपर ये आपके एटॉमिक जो फॉर्म में गैसेज होती हैं ये ड्रैग डालती हैं, लेकिन बहुत ही माइन्यूट होता है, बहुत ही माइनस्कल होता है और नेग्लिजिबल होता है। लेकिन जब सोलर फ्लेयर का टाइम होता है तब थर्मोस्फेयर में इनकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, थर्मोस्फेयर हीट अप हो जाता है। थर्मोस्फेयर के अंदर जो गैसेस होती हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो बहुत फास्टली कोलाइड करती हैं, वो रैपिडली कोलाइड करती हैं सैटेलाइट्स या कोई भी चीज़ जो वहाँ पे हो, और उसके ऊपर ड्रैग एग्जर्ट करती हैं, एक फ्रिक्शन एग्जर्ट करती हैं। और यही वो ड्रैग होता है जो कि मेनली आपके सैटेलाइट के ऑर्बिट से इंटरफेयर करता है और सैटेलाइट के ऑर्बिट को मतलब सैटेलाइट के ऑर्बिट को डिस्टर्ब करेगा। तो ये वो चीज़ होती है और यही हमारा, आप याद कीजिए क्वेश्चन में 6 स्टेटमेंट यही पूछा गया था कि ऑर्बिट्स ऑफ द सैटेलाइट कुड बी डिस्टर्ब। ये हम देख भी सकते हैं कि क्वेश्चन में यही 6 स्टेटमेंट जो था वो यही पूछा गया था कि ऑर्बिट ऑफ द सैटेलाइट्स कुड बी डिस्टर्ब। तो ये वो रीज़न होता है जिसकी वजह से सैटेलाइट्स के ऑर्बिट डिस्टर्ब होते हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि ऐसा हुआ है रियल लाइफ सिचुएशन में। तो रीज़न क्या होता है, वो यही होता है कि सोलर फ्लेयर का जब टाइम होता है, सोलर फ्लेयर्स के टाइमिंग पे थर्मोस्फेयर हीट अप हो जाता है, थर्मोस्फेयर के अंदर जो गैसेज होती है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, वो ज़्यादा किसी भी चीज़ से टकराएंगी तो ज़्यादा फोर्स के साथ टकराएंगी, ज़्यादा ड्रैग करेंगी, और साथ साथ डेंसिटी भी बढ़ जाती है थर्मोस्फेयर की, क्योंकि ढेर सारे आयंस प्रोड्यूस हो चुके होते हैं, ढेर सारे एटम्स प्रोड्यूस हो चुके होते हैं और ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स भी वहाँ पे होते हैं, जिसकी वजह से डेंसिटी भी बढ़ जाती है। और ये सारे रीजंस की वजह से ड्रैग बढ़ जाता है और सैटेलाइट के जो ऑर्बिट होता है वो डिस्टर्ब होता है। ऐसे ही कुछ हुआ था जब स्टारलिंक स्पेसएक्स ने अपनी स्टारलिंक सैटेलाइट्स भेजी थी। उस समय क्या होता है कि फैल्कन, उनका प्रोसीजर क्या होता है कि फैल्कन 9 रॉकेट्स जो होते हैं वो लो ऑल्टीट्यूड ऑर्बिट में ड्रॉप करेंगे इन सैटेलाइट्स को, जो कि 60 के ऊपर होते हैं, 60 to 120 माइल्स, मतलब 100 से 200 किलोमीटर अर्थ के सरफेस के। फिर सैटेलाइट के ऊपर अपने खुद के ऑनबोर्ड इंजन होते हैं और जिसको यूज़ करके वो अपना ऑर्बिट रेस करती हैं, मतलब 60 से फिर वो अप्रॉक्सीमेटली 350 माइल्स की ऑर्बिट तक जाएंगी। लेकिन जब सैटेलाइट, एक बार क्या होता है, सैटेलाइट स्टारलिंक की जब सैटेलाइट भेजी गई थी तो वो उसी समय एक बहुत ही इंटेंस जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म या सोलर फ्लेयर का इंसिडेंट हो गया था। और ये सैटेलाइट उस समय ऑलमोस्ट नियर लो अर्थ ऑर्बिट में थी। तो लेकिन जब थर्मोस्फेयर में डेंसिटी बढ़ गई और वहाँ पे ड्रैग बढ़ गया, तो ये जो सैटेलाइट्स थे इनका इंजन उस इंक्रीज ड्रैग को, उस इंक्रीज फ्रिक्शन को ओवरकम नहीं कर सका और अपने डेजिग्नेटेड ऑर्बिट तक राइज नहीं कर पाया, सैटेलाइट को वहाँ तक नहीं ले जा पाया। और इनकी वजह से क्या हुआ कि उसकी जो स्टेबिलिटी थी वो बिगड़ गई और वो सैटेलाइट्स अल्टीमेटली अर्थ की तरफ फॉल बैक हो गए। लेकिन इवेंचुअली वो एटमॉस्फेयर में जल गए, ठीक है, तो वो अर्थ तक नहीं आए। तो ये आपने देखा कि इस तरह से जब सोलर फ्लेयर्स होते हैं तो सैटेलाइट्स के ऑर्बिट को भी डिस्टर्ब करते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रैग बढ़ जाता है,
खासकर उस अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर में यहाँ पे ये ऑर्बिट कर रहे होते हैं, जो कि थर्मोस्फेयर होती है। फिर थर्मोस्फेयर वाले ही एरिया में एक और लेयर होती है, मतलब कॉन्साइड करती है उसको, जिसको हम लोग आयनोस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोई अलग लेयर नहीं होती, लेकिन ये बनती और आपके साथ साथ ख़त्म भी होती रहती है। तो उसका रीज़न यही होता है कि जो हाई एनर्जी एक्स रेज और हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेज होती है सन से, ये गैसेस मॉलिक्यूल्स और एटम्स के साथ जो मेसोस्फेयर में होते हैं, थर्मोस्फेयर में होते हैं, उनके साथ कोलाइड करती है। और कुछ कोलिजन्स ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एटम्स से बाहर निकल जाता है, तो वो फिर इलेक्ट्रॉन और आयंस मतलब इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस क्रिएट करती है और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करती है, ठीक है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट करती है। और ये जो इलेक्ट्रिकली चार्ज आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये नॉर्मल जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम्स होते हैं उससे अलग या उससे भी अलग बिहेव करते हैं। और इसी थर्मोस्फेयर मेसोस्फेयर में ही एक लेयर टाइप से बन जाती है, जिसमें मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, एटम्स नहीं होते हैं, मेनली आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं। और ये इस तरह की लेयर्स को ही हम लोग आयनोस्फेयर बोलते हैं। ये कोई सिंगल लेयर नहीं होती, ये डिफरेंट एल्टीट्यूड्स पे, अलग अलग एल्टीट्यूड्स से बनती है ये। तो जैसे डायग्राम में आप देख सकते हो कि एफ लेयर भी एक बनी है, एक आयनोस्फेयर की एफ लेयर, एक आयनोस्फेयर की ई लेयर है, आयनोस्फेयर की डी लेयर है। तो ये जो आयनोस्फेयर होता है, ये मेनली आपके सेम जहाँ पे मेसोस्फेयर होता है या फिर जहाँ पे थर्मोस्फेयर वाला रीजन होता है वहीं भी बनती है, उसी सेम रीजन को ऑक्यूपाई करती हैं। तो इसके मेनली आप देख लो कि आप 3 लेयर हैं यहाँ पे, डी ई एफ। और ये जो चीज़ होती है आयनोस्फेयर, ये हमारे काम की चीज़ है, क्योंकि इससे ही हमारा नेक्स्ट सोलर फेयर का इफेक्ट निकलेगा। तो ये जो आयनोस्फेयर का रीज़न होता है, जो आयनोस्फेयर की लेयर्स होती हैं, यही हमारे ये वो लेयर्स होती हैं जिसको हमारा रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम यूटिलाइज़ करता है। और ये फिर सैटेलाइट्स यूटिलाइज़ करती हैं, ताकि जो लॉन्ग डिस्टेंस रेडियो वेव्स या रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ही आयनोस्फेयर में ही कुछ जो आपकी रेडियो वेव्स होती हैं ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, और या फिर ये बोल सकते हैं ये आयनोस्फेयर लेयर्स होती हैं रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती हैं, और जिसकी वजह से वो आप फॉर एग्जांपल जैसे प्रोसेस वही होता है कि आप ट्रांसमिट करते हैं ऊपर की तरफ, आयनोस्फेयर उसको रिफ्लेक्ट बैक करती है अर्थ की तरफ, और वो अर्थ में दूसरे एक जगह से दूसरी जगह आ जाती है। जैसे सपोज यहाँ से भेजी गई, यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई और यहाँ पे दूसरी रीजन पे आ गई। सेम चीज़ सेटेलाइट के साथ होगी, सेटेलाइट से रेडियो वेव्स आती हैं और ये आयनोस्फेयर उनको रिफ्रैक्ट करता है और अर्थ की तरफ भेजता है। तो ये जो आयनोस्फेयर होती हैं ये नॉर्मल कंडीशन में रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट बैक भी कर रही थी, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ रेडियो सिग्नल से कुछ रेडियो वेव्स को एब्जॉर्ब भी करती हैं और स्लाइटली उनको बेंड भी करती हैं। तो ये थोड़ा बहुत तो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन के साथ इंटरप्ट करते हैं, लेकिन इतना जब रेडियो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स वगैरह जब हम लोग बनाते हैं या फिर रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम्स बनाते हैं, तो इतना एडजस्ट कर लिया जाता है, इतना इंटरप्शन जो होता है यूजली अकाउंट किया जाता है और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है जब सोलर फ्लेयर्स का एपिसोड होता है या फिर टेंस सोलर स्टॉर्म का एपिसोड होता है। तब क्या होता है कि ये जो आयनोस्फेयर में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी बढ़ जाती है, लोअर आयनोस्फेयर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटीज काफ़ी बढ़ जाती हैं, और ये जो इन्हांस्ड या फिर बढ़ी हुई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये क्या करती है कि रेडियो वेव्स जहाँ पे पहले थोड़ी एनर्जी लूज़ कर रही थी, अब ये पूरी की पूरी एनर्जी वहाँ पे लूज़ कर जाती है। तो वो जैसे वो ट्रेवल यहाँ जैसे वो लेयर के थ्रू जाती है, अपनी पूरी की पूरी एनर्जी लूज़ कर जाती है, जिसकी वजह से वो हायर लेयर्स पे या हायर आयनोस्फेयर की लेयर्स पे पहुँचेगी नहीं, जो कि रिफ्लेक्ट बैक करते हैं सिग्नल्स को टू द अर्थ। तो जीपीएस और जो बाकी के नेविगेशन सिस्टम होते हैं वो इन्हीं रेडियो सिग्नल्स के ट्रांसमिशन पे डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे सोलर फ्लेयर्स के टाइम पे क्या होता है कि ये आयनोस्फेयर में इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इतनी ज़्यादा आयन डेंसिटी बढ़ चुकी होती है कि ये उसको रेडियो सिग्नल्स को एब्जॉर्व करना शुरू कर देती है, और जब एब्जॉर्व कर लेती है तो फिर रेडियो सिग्नल्स हमारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये हम लोग चलते हैं, ये कौन सा स्टेटमेंट है हमारे क्वेश्चन का?
ये हमारे क्वेश्चन का पहला ही स्टेटमेंट था, जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम कुड फेल। क्यों? क्योंकि रेडियो सिग्नल्स जो होते हैं ऑब्जॉर्व कर लिए जा रहे हैं आयनोस्फीयर में। अब आयनोस्फीयर उनको रिफ्लेक्ट बैक नहीं कर रहा है टूवर्ड द अर्थ। तो हम लोगों ने देखा कि अब तक हमारे 3 स्टेटमेंट, 7 में से 2 तो गलत कर दिए थे। अब 5 में से हमने 3 को देख लिया कि 3 सही हैं कि गलत हैं। अब इसी से एक मिलता जुलता और कॉन्सेप्ट है पोलर कैप एब्जॉर्प्शन इवेंट, और ये आपको समझाएगा हमारे क्वेश्चन का जो लास्ट वाला स्टेटमेंट था, शॉर्ट वेव रेडियो कम्युनिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट फ्लाइंग ओवर द पोलर रीजन्स कुड बी इंटरप्रेटेड। ये एक्सप्लेन करेगा कि ये एयरक्राफ्ट के सिग्नल्स कैसे डिस्टर्ब होते हैं। तो पूरा आपका जो टेक्निक है, जो मैकेनिज्म है, बिल्कुल सेम है जो कि आइनोस्फीयर पहले हमने डिस्कस किया कि आइनोस्फीयर कैसे आपके रेडियो सिग्नल्स को ऑब्जॉर्व करती है। तो ये पोलर कैप एब्जॉर्प्शन इवेंट में ये होता है कि पोलर का जो पोल्स के ऊपर जो आइनोस्फीयर लेयर होती है वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी जो रेडियो वेव्स होती हैं वो ऑब्जॉर्व कर ली जाती हैं, और लो फ्रीक्वेंसी और वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो होती हैं वो अपने नॉर्मल से लोअर एल्टीट्यूड पे ही रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती हैं। ठीक है, अगर वो 100 पे रिफ्लेक्ट बैक कर रही हैं तो वो 80 पे रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती हैं और वो लॉस हो जाती हैं। तो ये PCA इवेंट, पोलर कैप एब्जॉर्प्शन इवेंट होता है। ये मेनली जब मेजर सोलर फ्लेयर्स या सोलर स्टॉर्म्स का टाइम होता है उस समय ही ये होता है। तो होता क्या है कि जो पोलर आयनोस्फीयर होता है वहाँ पे भी एक्सेस आयनाइजेशन हो जाता है, बहुत ढेर सारे आयंस क्रिएट हो जाते हैं, बहुत ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाते हैं, जो कि सिमिलरली जो हमने पहले डिस्कस किया वही है, जो पोलर आयनोस्फीयर की जो रिफ्रैक्टिव या रिफ्लेक्टिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको डिस्टर्ब करता है, और जो आपकी रेडियो वेव्स हैं, हाई फ्रीक्वेंसी रेडियो वेव्स जो कि एयरक्राफ्ट यूज़ करते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये ही चीज़ होता है कि आप जो पोलर कैप एब्जॉर्प्शन इवेंट बोलते हैं, और ये एयरक्राफ्ट जब पोल्स के ऊपर से गुजर रहा होता है तो उनके रेडियो कम्युनिकेशन से इंटरफेयर करता है, मतलब उनको थ्रू रेडियोस कम्युनिकेट नहीं करने देता है ये एपिसोड, जिसको एक स्पेसिफिक नाम दे दिया गया है, पोलर कैप एब्जॉर्प्शन इवेंट। ठीक है, तो ये चीज़ क्या कहते हैं, एयरक्राफ्ट की कम्युनिकेशन से को डिस्टर्ब करता है। तो ये 5 में से हमने अब देख लिया कि ये हमारा चौथा स्टेटमेंट भी कैसे सही है। अब एक स्टेटमेंट और बचा था हमारे क्वेश्चन का कि पावर ग्रिड्स वगैरह पे कैसे फ़र्क पड़ेगा। तो वो हमारा स्टेटमेंट थर्ड था शायद, जिसमें ये बोला था कि पावर ग्रिड्स अफेक्ट होंगी। तो इस सोलर फ्लेयर्स के हमने 4 इफेक्ट तो देख लिए, कुछ और इफेक्ट्स भी होते हैं। तो होता यह है कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब सन से आ रही होती हैं, तो जैसे हम लोग ने क्लास 11-12 में देखा था कि जैसे कोई इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी जैसे इलेक्ट्रिक करंट्स की मैग्नेटिक फील्ड होती है तो मैग्नेटिक फील्ड भी इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस करती है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब सन से आ रही थी अर्थ की तरफ, तो वो अर्थ पे जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइंस होती हैं, जो पावर लाइंस हम लोग देखते हैं, ठीक है, उसमें वो करंट इंड्यूस कर देती हैं, उनमें वो करंट इंड्यूस कर देती हैं, जिसकी वजह से ये जो आपकी हमारी जो पावर ग्रिड्स होती हैं ये ओवरलोड हो जाती हैं, पावर लाइंस ओवरहीट हो जाती हैं, ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड हो जाते हैं और वो अल्टीमेटली बर्न कर जाते हैं। तो ये पावर ग्रिड को इफेक्ट करता है, पावर ट्रांसमिशन सिस्टम को इफेक्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हाई वोल्टेज वाले करंट इंड्यूस हो चुके होते हैं नॉर्मल से, जो कि हमारे पावर ट्रांसमिशन लाइन होती हैं उनमें। सिमिलरली जब बहुत ही इंटेंस वाले जो मैग्नेटिक स्टॉर्म के इवेंट्स होते हैं तो वो पाइपलाइंस में भी इस तरह के करंट को इंड्यूस कर देती हैं, और वो करंट जो होते हैं बहुत ही हाई वैल्यू होती है और वो कोरोड्स करते हैं उन पाइपलाइन को। उसके अलावा कुछ और इफेक्ट्स भी हम लोग बोल सकते हैं कि जब थर्मोस्फीयर वगैरह में जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है और बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सैटेलाइट्स के अंदर भी चले जाते हैं, सैटेलाइट्स के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को डैमेज कर देंगे, उनके अंदर एक बहुत छोटी सी आप समझ लीजिए लाइटनिंग भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात होती है कि ये
अर्थ तक नहीं आते हैं। अर्थ तक क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि या तो जब सोलर फ्लेयर या निकलता है तो वहाँ से जो ढेर सारी रेडिएशन निकलती हैं तो वो अर्थ के बीच में ही कुछ अब्जॉर्ब हो जाते हैं या अर्थ तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो अर्थ तक पहुंचते हैं उनको अर्थ का मैग्नेटोस्फीयर ट्रैप कर लेता है, और फिर भी उसके ऊपर भी कुछ पहुंच जाते हैं तो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप हो जाते हैं। तो ये रीज़न होता है जिसकी वजह से वो अर्थ के सरफेस की तरफ नहीं आ पाते हैं, अर्थ के सरफेस तक रीच नहीं कर पाते हैं। अगर वो अपनी फुल इंटेंसिटी से अर्थ के सरफेस पे रीच कर जाएं तो ऑब्वियसली बहुत डैमेज कर सकते हैं अर्थ की लाइफ को, फॉरेस्ट फायर वगैरह कर सकते हैं। लेकिन चूंकि वो कभी अर्थ के सरफेस पे पहुंचते नहीं हैं, रीज़न मैंने बता दिया है कि वो बीच स्पेस में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे, या फिर जब अर्थ तक पहुंचेंगे तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उनको एब्जॉर्ब कर लेगी, और जब अर्थ की मैग्नेटिक उससे भी कुछ बढ़ तो अर्थ के अपर एटमॉस्फेयर में कुछ एब्जॉर्ब हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो कभी भी अर्थ के सरफेस तक नहीं आएंगे और फॉरेस्ट वगैरह नहीं कॉज कर पाएंगे। तो ये हमने अपना पूरा आंसर देख लिया कि आंसर कैसे था, क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं। जीपीएस नेविगेशन सिस्टम आपके सोलर फ्लेयर के टाइम पे फेल कर जाते हैं, रीज़न भी उसका देख लिया क्यों फेल कर जाते हैं, क्योंकि रेडियो सिग्नल्स के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, रेडियो सिग्नल्स अपनी नॉर्मल हाइट से पहले ही रिफ्लेक्ट बैक कर दिए जाते हैं। पावर ग्रिड्स डैमेज हो जाते हैं क्योंकि करंट इंड्यूस हो जाते हैं पावर ट्रांसमिशन लाइन्स में, ट्रांसफार्मर भी इसी वजह से वो और ओवर हीट हो जाते हैं, और ट्रांसफार्मर भी इसी वजह से आपके फूक जाते हैं। फिर इंटेंस अरोरास ऑल ओवर द अर्थ आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्योंकि जो पोल्स पे नॉर्मल टाइम से पोल पे होता है वो पूरे अर्थ की तरफ पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो सकता है। फिर सैटेलाइट्स के ऑर्बिट डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका भी रीज़न हमने देखा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, थर्मोस्फीयर हीटअप हो जाता है और वो ज़्यादा ड्रैग प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से सैटेलाइट्स जो होती हैं वो अब उनको ज़्यादा फ्रिक्शन झेलना पड़ता है, तो वो अपनी एनर्जी लूज़ करती है और उनका ऑर्बिट चेंज हो सकता है। और सिमिलरली जो एयरक्राफ्ट अगर वो पोल्स के ऊपर फ्लाई कर रहे होते हो तो उनके भी रेडियो कम्युनिकेशन हैम्पर होता है, क्योंकि पोलर आयनोस्फीयर उनके रेडियो सिग्नल्स को एब्जॉर्व कर रहा होता है। तो ये 5 रीज़न हमने देखे थे, जिसकी वजह से हमारा आंसर सी था, मतलब आंसर हमारा फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, सिक्स्थ और 7 था। ये हम लोगों ने पहले ही आंसर डिस्कस कर लिए थे, लेकिन उसके रीजंस हम लोग धीमे धीमे एक एक करके डिकोड किए कि आपका फर्स्ट सही होएगा, आपका थर्ड सही होएगा, आपका फोर्थ सही होएगा, आपका 6 सही होएगा, आपका 7 सही होएगा। ठीक है, तो कुछ और रिलेटेड टर्म्स भी देख लेते हैं। जब हम लोग इतना पढ़ ही लिया है इसमें कि सोलर फ्लेयर्स क्या होती हैं, सोलर विंड्स क्या होती हैं, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट क्या होती है, सन स्पॉट साइकिल क्या होती है, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, या सोलर फ्लेयर्स के इफेक्ट क्या होते हैं, इतना जब पढ़ ही लिया तो बहुत छोटे मोटे रिलेटेड टर्म्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। यूपीएससी अक्सर पूछ लेती है ऐसे टर्म्स को। सो सुपर फ्लेयर एक टर्म होता है। सुपर फ्लेयर क्या होता है? जैसे सन, अगर सन से फ्लेयर आ रही है तो सन सोलर फ्लेयर से, अगर सन के अलावा किसी और स्टार से आ रही है तो सुपर फ्लेयर उसका नाम दे दिया गया है। लेकिन इस तरह की नॉर्मल जो सुपर फ्लेयर्स होती हैं, जो कि इंटेंसिटी में तो सोलर फ्लेयर के बराबर ही इंटेंस होंगी, लेकिन बहुत ही रेयरली मिलियन और मिलियन ईयर्स में कभी अर्थ की तरफ आएंगी। ठीक है, तो और एक और टर्म है रिलेटेड जो सन से ही रिलेटेड है, कोरोनल मास इजेक्शन। तो हम लोगों ने देखा था कोरोना, जब आप सोलर फ्लेयर्स के टाइम पे 2 चीज़ें एमिट हो रही थी। एक तो हाई एनर्जी रेडिएशंस हो रही होती हैं, यूवी वेज, गामा रेज और अल्ट्रावायलेट रेज, ये सब एमिट हो रही थी। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर कुछ और पार्टिकल्स, मतलब कि हीलियम के न्यूक्लियाई वगैरह एमिट हो रहे होते हैं वहाँ से। तो ये क्या है? ये मास है। इस चीज़ को हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन भी बोलते हैं। ये हाई एनर्जी मैटर होता है जो कि सन के आउटर एटमॉस्फेयर से एमिट होता है और अर्थ की तरफ आता है। तो ये नॉर्मली हमने देखा कि सोलर फ्लेयर के टाइम पे ही एमिट होते हैं, कि सोलर फ्लेयर की जो एनर्जी होती है, जो रेज होती हैं, वो 8 मिनट के अंदर आ जाती है, और ये सब 13 to 26 आवर के अंदर आते हैं। तो इसी जो बाद में मैटर आ रहा होता है, इसको हम लोग कोरोनल मास इजेक्शन बोलते हैं। ये नॉर्मली सोलर फ्लेयर के टाइम पे होते हैं, लेकिन उसके अलावा भी हो सकते हैं, जब एनर्जी ना आए, रेडिएशंस ना आए, लेकिन आपके ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ये बाकी के हीलियम न्यूक्लियाई अर्थ की तरफ प्रोपल हो सकते हैं। उसके अलावा एक और फिनोमेना है जो सन से रिलेटेड है, सोलर प्रोमिनेंस। सोलर प्रोमिनेंस क्या होता है कि ये एक लाइट, बहुत ही ब्राइट फीचर होता है जो कि सन के सरफेस फोटोस्फीयर से एक्सटेंड करता है आउटर स्पेस में। ये फोटोस्फीयर से एंकर्ड होता है, मतलब फोटोस्फीयर से ही अटैच होता है,
और फिर उसके बाद ये कोरोना में जो फोटोस्फीयर होता है, ये अर्थ का जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर है कोरोना, उसमें एक्सटेंड करता है। तो सोलर प्रोमिनेंस जो होता है ये स्टेबल होते हैं और काफ़ी मंथ्स के लिए, काफ़ी टाइम के लिए कोरोना में आप ये परसिस करते हैं। आप इनको देख सकते हैं, ये कोरोना एक फीचर टाइप का फोटोस्फीयर से निकला है, कोरोना में एक्सटेंड कर रहा है। और ये 1000 ऑफ माइल्स एक्सटेंड करते हैं, मतलब फोटोस्फीयर से ऊपर जाके। लेकिन रीज़न क्या इनका क्यों प्रोड्यूस होता है, ये अभी साइंटिस्ट नहीं पता लगा पाए। उनका भी कोई इसका कोई अभी स्टेबल वो नहीं है कि मतलब कोई कंक्लूडिंग आंसर नहीं है इसका क्या है। तो ये हम लोगों ने पूरा एक क्वेश्चन देख लिया, यूपीएससी ने पूछा था सोलर फ्लेयर के बारे में, और साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे देख लिए। अब आपके लिए जैसे कि हमने प्रॉमिस किया था, लास्ट में जितना भी डिस्कस किया है पूरे वीडियो में, उसके बेसिस पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो चलिए, आप ये क्वेश्चन अब आपके सामने आएगा और आपको उसको आंसर करना है। तो चलिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। साथ साथ हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, वीडियो को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए नीचे।